नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस के मिश्रा आज आपके सामने फिर एक नई वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं पॉलिटी मेरा सब्जेक्ट है, तो उसी के संदर्भ में एक नई वीडियो न्यायपालिका जो आप लोगों के सामने मैं यहाँ पेश करूँगा और जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप कोई भी एग्जाम, चाहे राज्य स्तरीय हो, यूपीएसआई हो या वनडे लेवल के जितने भी एग्जाम हैं, जो भी क्वेश्चन बनते हैं, लगभग हम उन्हीं सभी प्रश्नों को यहाँ पे एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ लिखी गई है वो एक प्रश्न के प्रारूप में ही है और यहाँ से बहुत से क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं। तो समय आपका न लेते हुए चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, न्यायपालिका, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ संसदीय शासन प्रणाली लागू है। मैंने आप लोगों को बताया है राष्ट्रपति वाले वीडियो में, और उसी के संदर्भ में हम चलते हैं। आज न्यायपालिका के बारे में एक चर्चा यहाँ पे करते हैं। आइए देखते हैं न्यायपालिका है क्या। देखिए, न्यायपालिका के बारे में चर्चा जो है, न्यायपालिका के बारे में चर्चा जो है, अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 जो है वो केवल न्यायपालिका के संदर्भ में है। उसी के अंतर्गत न्यायपालिका को परिभाषित किया गया है, या न्यायपालिका के बारे में जो भी काम आएंगे उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। तो 124 से 147, देखिए न्यायपालिका के 3 अंग होते हैं। न्यायपालिका के 3 अंगों में देखिए सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है और अधीनस्थ न्यायालय है। तो 124 से लेकर 147 केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ही है। तो आज हम लोग केवल सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ पे कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में जैसा भी होगा हम लोगों के सामने हाई कोर्ट या फिर अधीनस्थ न्यायालय की वहाँ चर्चा करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय है क्या। देखिए, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 सर्वोच्च। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है मित्रों, हम लोग इसको एक ही वीडियो में कवर करेंगे, तो आप लोग ध्यान से इसको एक एक चीज़ देखते रहिए। कि न्यायपालिका एकीकृत होगी, कहा जाता है, भारतीय संविधान में लिखा गया कि जो न्यायपालिका होगी वो एकीकृत होगी। अर्थात एकीकृत होगी, इसका मतलब क्या है उसको जान लीजिए। अर्थात पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय, पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय होगा, पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय होगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ यह है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के तहत यह स्थापित किया गया। देखिए, यहाँ पूछेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किन के प्रावधानों पे की गई। जैसा कि आप जानते हैं, पहली बार जो रेगुलेटरी एक्ट आया था 1773 में, उसके प्रावधान के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उसके संदर्भ में जो रेगुलेटिंग एक्ट आते गए उसमें सुधार होता गया और धीरे धीरे आया भारत शासन अधिनियम 1935। उसी के प्रावधान के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई, उस समय था 1935। तो देखिए, न्यायपालिका एकीकृत होगी, अर्थात पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय जिसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत की गई। अब देखते हैं इसकी संरचना कैसी है। तो इसकी संरचना जो है वो दोस्तों त्रिस्तरीय है। संरचना इसकी देखिए त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय का मतलब क्या है? त्रिस्तरीय का मतलब क्या है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय सबसे शीर्ष पर होगा, सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय होंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय स्थापना देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई। 28 जनवरी 1950 को की गई। देखिए, तो जैसा कि हमने बताया दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग केवल सर्वोच्च न्यायालय को कवर करने जा रहे हैं। तो उसके संदर्भ में चलिए देखिए आगे चीजें क्या हैं। देखिए, अनुच्छेद 24 से लेकर 147 में सर्वोच्च न्यायालय को परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 124(1) देखिए कहता क्या है। 124(1) ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई गई हैं वो एक PDF जो है एक प्रश्न के प्रारूप में ही है, क्योंकि किताब में तो बहुत सारी चीज़ें लगी हैं। तो फिर से हम यहाँ किताब आप लोगों को दूसरी किताब छपवाएंगे नहीं, आप इसको जो है बस एक एक लाइन देखते रहिए, और जो भी चीज़ें आपकी मतलब है आप उसको वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको नोट कर सकते हैं। देखिए, मूल संविधान में क्या कहा गया? मूल संविधान में कहा गया कि एक सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश। क्या कहा गया? एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस प्रकार जो है मूल संविधान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 8। पहला क्वेश्चन, मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी? तो आप बताएंगे 8। अब क्या संख्या 8 ही रह गई? नहीं, बढ़ेगी। बढ़ाने का अधिकार किसे? देखिए, संसद विधि बनाकर या कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहीं से कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे? तो आप लोग बताएंगे कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद को।
कि संसद विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। अब देखिए एक और पॉइंट कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी। देखिए मूल संविधान में 8 थे, संसद विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है, तो वर्तमान में पूछेगा कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी, तो आप बताएंगे 34 न्यायाधीशों की संख्या 34। फिर देखिए प्रथम मुख्य न्यायाधीश, जो कि स्टैटिक जीके के पार्ट में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ भी हम लोग चीज़ें देखते हैं कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। पहली बार जब सर्वोच्च न्यायालय गठन हुआ उसमें हीरालाल जे कानिया जी थे। इनका समय वर्ष आप देख लीजिए 1950 से 1951 तक। फिर उसके बाद दोस्तों वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबडे, जो कि भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर इनका क्रम पूछा, देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन, तो आप बताएंगे शरद अरविंद बोबडे। अगर पूछा कि कौन से क्रमांक पे है, तो आप बताएंगे इसमें उनका क्रमांक कौन सा है, 47वां है, 47। तो ये चीज़ें थोड़ी मुख्य चीज़ें थी इसके बारे में। अब आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 124 का 2 कहता क्या है। ठीक दोस्तों, तो देखिए अनुच्छेद 124 एक आपने देखा, अनुच्छेद 124 का 2 चलिए हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 124 क्या कहता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान करता है। क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के देखिए जहां हम लोग एससी की बात, जहां आपको पीडीएफ में एससी शब्द दिखेगा, तो आप यहाँ जो है अनुसूचित जाति मत समझिएगा, उसका मतलब है सर्वोच्च न्यायालय, उसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय से है। ठीक, देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे तथा जो अन्य न्यायाधीश होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। देखिए अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे करता है, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। मुख्य न्यायाधीश किसके परामर्श से, मुख्य न्यायाधीश से। देखिए क्वेश्चन बनता है कि जो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप बता सकते हैं उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है, परामर्श से करता है। बट देखिए मानने के लिए बाध्य नहीं, जो मुख्य न्यायाधीश परामर्श देंगे उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। अगला पॉइंट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश को 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह से परामर्श करके अपनी राय राष्ट्रपति को देना पड़ता है। देखिए दोस्तों 4 यहाँ लिखा गया है, 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह, जो आजकल बहुत चर्चा में रहता है, जिसको आप लोग जानते हैं कि कोलोजियम प्रणाली आप लोग जानते होंगे। जो कोलोजियम सिस्टम है उसी को जो है ये कहा जाता है कि 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह, जो कोलोजियम प्रणाली आप लोग अक्सर चर्चाओं में सुनते रहोगे, जजों से संबंधित मामले के बारे में ये सब आता रहता है, उसको आप लोग देख लीजिए कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीशों के 4 वरिष्ठतम समूह से परामर्श कर अपनी राष्ट्रपति को राय अपनी देना अनिवार्य होता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 124 का 3। अनुच्छेद 124 का 3 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं निहित की गई हैं। तो योग्यताएं देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं निर्धारण की गई हैं संविधान में। पहला क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा देखिए एक या एक से अधिक एचसी का मतलब है हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है मतलब उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का मतलब यहाँ उच्च न्यायालय से है। देखिए एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, पहली योग्यता। दूसरी, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, अधिवक्ता मतलब वकालत की हो। ठीक, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिज्ञता हो, जो कि विधिक जानकार होगा, जो राष्ट्रपति की निगाह में राष्ट्रपति उसको भी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति हुआ नहीं है। अगर प्रश्न अंदर से बनेगा तो ये लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा, अंदर की अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति बना नहीं है जो कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिज्ञता रहा हो। देखिए योग्यताएं तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी निर्धारण की गई हैं कि 5 वर्ष 10 वर्ष, लेकिन ध्यान दीजिए कि जो भी विद्यार्थियों से संबंधित मामले हैं उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इन लोगों के जजों को मामला समझ में आता नहीं है। क्या 2 पन्ने का मैटर होता है, उस पर चाहे जो लोग फैसला 2 दिन 4 दिन 1 दिन सुना सकते हैं हफ्ते में, लेकिन ये कई वर्षों तक लगे रहते हैं उसी को पढ़ने में, क्योंकि योग्यता भी बहुत बड़ी है तो भाई समय भी बहुत बड़ा लगेगा। तो समय न लेते हुए चलिए हम आगे चलते हैं।
देखिए अनुच्छेद 124 का 4 कहता क्या है। अनुच्छेद 124 के 4 में पदावधि है। 124(4) में पदावधि के बारे में दिया गया है कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होंगे वो कब तक अपनी पद धारण करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट, आप लोग एक एक पॉइंट ध्यान से देखते रहिए, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। अगर आप लोग वीडियो स्किप करके नहीं देखेंगे तो न्यायपालिका से जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको हम 1 या 2 वीडियो में पूरा कवर कर ले जाएंगे। कि सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश 5 वर्ष या 65 वर्ष, ध्यान दीजिए मित्रों, 5 वर्ष या 65 वर्ष यहाँ निर्धारण किया गया है जो भी पहले हो जाए। अगर 5 वर्ष पहले पूरा होता है तो ये मान, अगर वो 65 वर्ष के हो जाते हैं तो पहले ये मान कि 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करेंगे, ये पहला निर्धारण। दूसरा क्या है, किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को संबोधित कर किसी भी समय अपना त्यागपत्र वो दे सकता है। तीसरा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है कि अगर किसी भी न्यायाधीश को हटाने की वकालत संसद करती है तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। देखिए संसद जो आधार बनाएगी उसमें वो 2 आधार निहित किया गया है। संसद जो आधार बनाएगी उसके लिए 2 आधार शामिल किए गए हैं। एक आधार है, देखिए सिद्ध कदाचार लिखा गया है, एक आधार है सिद्ध कदाचार और दूसरा क्या है, असमर्थता। एक देखिए सिद्ध कदाचार है जिसको आप लोग प्रूव्ड मिसबिहेवियर कहते हैं। एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर होता है और दूसरा होता है इनकैपेसिटी। देखिए एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी, मतलब सिद्ध कदाचार, असमर्थता। देखिए केवल 2 ही आधार दिए गए हैं न्यायाधीशों को हटाने के लिए, तीसरा कोई आधार नहीं है। आप लोग इसको जो है बहुत बारीकी से देखिएगा कि 2 ही आधार दिए गए हैं जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पे, सिद्ध कदाचार और समर्थता। संसद करेगी क्या कि संसद के किसी भी सदन का तात्पर्य है लोकसभा और राज्यसभा है कि संसद के किसी भी सदन द्वारा ये पहल की जा सकती है कि न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में पहल की जा सकती है। अगर देखिए पहले लोकसभा पहल करती है तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य, और यदि राज्यसभा करती है तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य। देखिए संख्या यहाँ देखते रहिए, यहाँ 50 है राज्यसभा में और लोकसभा में 100 संख्या है। तो आइए देखते हैं हम आगे और कौन सी चीज़ें इसमें अनुच्छेद के माध्यम से आप लोगों को बताया जा चुका है। देखिए जो संसद पहल करेगी न्यायाधीश को हटाने के लिए वो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत से, किस बहुमत से, विशेष बहुमत से। देखिए संविधान में जो है 3 तरीके के बहुमत की चर्चा आपको मिलेगी। पहला एक विशेष बहुमत है, आगे हम जब पढ़ेंगे चीज़ों को तो वहाँ बताते चलेंगे। देखिए एक होता है साधारण बहुमत, एक साधारण बहुमत है, एक होता है विशेष बहुमत। और तीसरा होता है कि विशेष बहुमत होता है और प्लस आधे राज्यों का समर्थन। जब संविधान संशोधन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें मैं वहाँ डिस्क्राइब कर दूंगा आपको, आप लोग वहाँ अच्छे से यहाँ चीज़ें समझ जाइए। फिलहाल एक लाइन में आप समझिए विशेष बहुमत होता क्या है, आप उसको यहाँ देख लीजिए कि कुल सदस्य संख्या, मान लीजिए कि जो भी सदस्य उस समय उपस्थित होंगे सदन में, उनकी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि कितने सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए, तो 2/3 सदस्यों के बहुमत से अगर वो पारित होता है सिद्ध कदाचार और असमर्थता का मामला तो न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि हटाया जा सकता है तो किसको हटाया गया या किनके खिलाफ ये मामला लाया गया। तो दिन में देखिए 4 व्यक्तियों के नाम यहाँ समाहित हैं और वो 4 कौन कौन से व्यक्ति हैं और कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा उसको देखिए कि पहला मामला आया बी रामास्वामी के मामले में। पहला मामला आया, नाम याद रखिएगा, बी रामास्वामी पहला मामला। दूसरा सौमित्र सेन, तीसरा PD दिनाकरन, चौथा SN शुक्ला। अब प्रश्न पूछने वाला कैसे प्रश्न बनाएगा, बताइए इनमें से कौन सा तीसरा न्यायाधीश है जिसके खिलाफ संसद में असमर्थता या सिद्ध कदाचार के मामले में पहला मामला उठाया गया या मामला आया, या क्रमांक पूछेगा या पहली बार पूछेगा, पहली बार किसके खिलाफ लाया गया या तीसरी बार किसके खिलाफ लाया गया। आप क्रम और नाम तीनों याद रखिएगा जो भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल देखिए 124 का 6, 124 का 6 किसके बारे में है, मुख्य न्यायाधीशों के शपथ और प्रतिज्ञान संबंधी बातें क्या है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष, किसके समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, ध्यान दीजिएगा,
कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति के समक्ष, या तो राष्ट्रपति के समक्ष या तो राष्ट्रपति जिसको नाम निर्दिष्ट करेगा उसी के सामने शपथ लेगा, उसी के समक्ष शपथ लेगा। शपथ के लिए प्रावधान अनुसूची 3 में दिया गया है। जहां देखिए हम लोग आप लोगों को एक वीडियो में चर्चा किया था कि राष्ट्रपति वाला शपथ प्रावधान 60 में था, उपराष्ट्रपति के लिए आपने देखा कि 69 और राज्यपाल के लिए आपने देखा कि 159 में था। तो अन्य जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके लिए मैंने बताया था अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान किया गया है, उनमें से न्यायाधीश भी शामिल। तो राष्ट्रपति के समक्ष लेगा शपथ या तो राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के सामने। देखिए 124 का 7 क्या है कि जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो वह किसी भी न्यायालय के समक्ष वकालत नहीं कर सकता, किसी भी न्यायालय के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। जैसे जब आप उच्च न्यायालय पढ़ेंगे तो वहाँ ये चीज़ें आपको कोरिलेट होंगी, वहाँ से वहाँ पूछेगा यही चीज़ें। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में होता, उच्च न्यायालय के, तो उसके बारे में कहा जाता है कि वह जिस न्यायालय में न्यायाधीश रहा है उस न्यायालय को छोड़कर किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि वो किसी भी न्यायालय के समक्ष वकालत का कार्य नहीं कर सकता। चलिए देखिए 125 क्या है। 125 देखिए 125 के बारे में क्या है, वेतन कि न्यायाधीशों के वेतन के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण करेगी कौन, संसद करती है। वेतन संबंधी निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में कौन करता है, संसद करती है। क्या और पूछेगा कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना, तो आप लोग बता सकते हैं कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 पॉइंट याद रखिएगा। तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है इसमें, तो 2,50,000 मतलब 2.5 लाख। वेतन संबंधी 3-4 बातें यहाँ पे देखिए। और अच्छा देखिए कहाँ से दिया जाएगा ये भी देख लीजिए, भारत की संचित नीति पर भारित होगा। भारत की संचित नीति जो कि आर्टिकल 266 में परिभाषित है। पहला मामला, वेतन देगी कौन, संसद देगी। वर्तमान में वेतन कितना है, 2,80,000। अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, 2.5 लाख रुपए। कहाँ से दिया जाएगा, भारत की संचित नीति से। अगर मान लीजिए पूछा कि अनुच्छेद 266 का संबंध किससे है, तो भारत की संचित नीति से है। आर्टिकल 125 आपका यही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या है। देखिए अनुच्छेद 126 क्या कहता है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता क्या है और किस लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, आप उसको देखिए। देखिए पहला ही लाइन में लिखा है कि कब की जाती है। 126 के तहत जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होगी उनकी नियुक्ति जो है किस लिए की जाती है उसके देखिए कि यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, पहली बात पद रिक्त हो या अनुपस्थित हो या असमर्थ हो, तो ऐसी दशा में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा। देखिए दोस्तों फिर से अगला क्वेश्चन कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस लिए की जाती है कि जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, वह असमर्थ हो, अनुपस्थित हो, किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। ये था आपका अनुच्छेद 126। अब देखते हैं अनुच्छेद 127 क्या है। अनुच्छेद 127 क्या है कि तदर्थ न्यायाधीश जो एडहॉक न्यायाधीश होते हैं, जो एडहॉक न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, देखिए इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा, इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। अगर पूछा पहला क्वेश्चन कि तदर्थ न्यायाधीश, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर आपसे ये पूछा कि तदर्थ न्यायाधीश संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप बता सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 127 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता कौन है, तो आप बता सकते हैं तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। करता किस लिए है, अब उसको देखिए। उच्चतम न्यायालय के सत्र को, देखिए उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित या चालू, देखिए जब मध्य अवकाश या जब ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है या विंटर अवकाश, जो भी सत्र 1 साल में होते हैं, उसके बाद जब सेशन चालू होता है नया सत्र, तो उसके लिए जो एक कोरम होता है, उसके जो कोरम होता है जो गणपूर्ति के लिए कि सत्र को चालू या आयोजित रखने के लिए कोरम न होने की दशा में कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की आवश्यकता होती है, तो करेगा कौन, राष्ट्रपति उसमें इनकी नियुक्ति करता है। अब देखिए नियुक्ति संबंधी प्रावधान, अगर पूछा कि तदर्थ न्यायाधीश के नियुक्ति संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस देश से लिया गया है। तदर्थ न्यायाधीश, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए यूपीएसआई या फिर जो भी स्टेट लेवल पीसीएस वाले हैं वो देखते रहे कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्चतम न्यायालय में की जाती है, उच्च न्यायालय में नहीं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है, तो आप जानिए केवल उच्चतम न्यायालय में की जाती है, उच्च न्यायालय में नहीं की जाती। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में की जाएगी, उच्च न्यायालय में नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या है अगला आर्टिकल। देखिए अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 क्या है
कि मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त कि वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त, देखिए जो अनुच्छेद 128 में क्या है कि देखिए मुख्य न्यायाधीश जो है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, उसको यह अधिकार प्राप्त है जो अवकाश प्राप्त कर चुके न्यायाधीश हैं, जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं या उच्चतम न्यायालय के हों चाहे उच्च न्यायालय के हों, उनसे वह कार्य करने के लिए सिफारिश कर सकता है या तो क्या निवेदन कर सकता है। ठीक, जो भी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश है उनके और मुख्य न्यायाधीश सिफारिश करता है, निवेदन कर सकता है, किसके लिए? कार्य करने के लिए। यही आपका अनुच्छेद 128। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद आर्टिकल क्या है आपका। अनुच्छेद 129 क्या है? अभिलेखीय न्यायालय। अनुच्छेद 129, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा कि अभिलेखीय न्यायालय किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे 129, या तो उल्टा करके पूछा तो भी आप बता देंगे अनुच्छेद 129 में क्या है। तो अभिलेखीय न्यायालय, तो अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड और कुछ होता नहीं, रिकॉर्ड आप जान लीजिए। रिकॉर्ड का मतलब ये है कि देखिए जो उच्च न्यायालय होगा, जो उच्चतम न्यायालय होगा, ये जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, ये अपना जो भी निर्णय देगा, जो भी निर्णय देगा, निर्णय और कार्यवाहियां, देखिए लिखा गया है निर्णय और कार्यवाहियां लिखित रूप में होती हैं तथा रिकॉर्ड के, यही रिकॉर्ड जो है इसी को अभिलेख कहा जाता है। रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती हैं, मतलब एक नाजीर के रूप में रखी जाती है, मतलब जो अधीनस्थ न्यायालय या उच्च न्यायालय होंगे, अगर कोई मामला उस टाइप का रिलेटेड उससे आता है तो ये जो फैसले उपयुक्त में दिया गया है इसके द्वारा, उन फैसलों के आधार पर ये भी अधीनस्थ न्यायालय या जो भी उच्च न्यायालय ये भी अपना फैसला सुना सकते हैं। यही है अभिलेखीय न्यायालय, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 129, देखिए अनुच्छेद 130 क्या कहता है। अनुच्छेद 130 क्या है कि दिल्ली के अलावा किसी भी स्थान पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर सुनवाई कर सकता है। वैसे तो आप लोग जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, आप जानते हैं कि दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली, दिल्ली में है। ठीक, दिल्ली में ही है। लेकिन इसके अलावा, दिल्ली के अलावा अगर राष्ट्रपति चाहे या राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बावजूद ये लोग सुनवाई कहाँ कर सकते हैं? भारत के किसी भी स्थान पर सुनवाई करने का अधिकार मिल जाएगा अगर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी दे दे, तो यही अनुच्छेद 130 है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 131। 131 देखिए उच्चतम न्यायालय की मूल एवं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से है कि मूल एवं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है क्या, उसको आप पहले देख लीजिए कि यह उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके तहत वो किसी मामले की सीधे सुनवाई करता है। देखिए जिसके अनुसार वो किसी मामले की सीधे सुनवाई करता है। एक लाइन में देखिए अनुच्छेद 131 आपका खत्म हो जाएगा। यहीं से आप ध्यान से देखते हैं उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके साथ वो किसी भी मामले की सीधी सुनवाई करता है। तो आप पूछेंगे ऐसे कौन से मामले हो सकते हैं, तो ऐसे देखिए निम्नलिखित मामले दो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। एक राज्यों के मध्य विवाद, एक राज्यों के मध्य विवाद, दूसरा विधिक अधिकार, जो भी लीगल राइट्स के मामले होंगे उससे संबंधित या राज्यों के मध्य विवाद से संबंधित जो भी मामले होंगे जिनकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय सीधे कर सकता है, अनुच्छेद 130 के मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए उसके अलावा भी कुछ और क्षेत्राधिकार प्राप्त, उनमें से देखिए क्या है, एक अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार है क्या? अपीली क्षेत्राधिकार एक, देखिए अपीली क्षेत्राधिकार क्या है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जो निम्न में अभी निम्नलिखित बातें पढ़ाई जाएंगी, अगर उन सभी का इस्तेमाल आप करते हैं तो उसके देखिए एक आर्टिकल है 134, यहाँ दर्शाना जरूरी था इसलिए बताया जा रहा है आपको। अनुच्छेद 134 क के तहत एक प्रमाण पत्र चाहिए। क्या चाहिए? प्रमाण पत्र चाहिए, जो किसके द्वारा जारी किया गया हो? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? जो कि उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया गया हो। और एक मामले के मृत्युदंड के मामले को छोड़कर, देखिए अगर किसी मामले में न्यायालय ने मृत्युदंड का मामला सुना दिया है तो उसके तहत आप कोई अपील नहीं कर सकते हैं। अगर देखिए अन्य कोई मामला है तो 134 क के तहत एक प्रमाण पत्र लगेगा जिसके तहत आप पुनः अपील न्यायालय में कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में देखिए 132 क्या कहता है, संवैधानिक मामलों में अपील। संवैधानिक मामलों में अपील आप जानते हैं अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जब मूल अधिकार हम पढ़ाएंगे फिर वहाँ से चीज़ें आपको बताई जाएंगी। 133 क्या है? 132 यही एक संवैधानिक मामलों में अपील आप कर सकते हैं। 133 सिविल मामले, सिविल मामले आप जानते हैं। अनुच्छेद 134 दीवानी मामले, ये है अनुच्छेद 133 और 34 है, और कुछ इसमें है नहीं बहुत ज़्यादा। आप पॉइंट वार देखते रहिए, इससे ज़्यादा चीज़ें बाहर जाने वाली नहीं हैं। अगर ये वीडियो आप पूरा कवर कर ले जाएंगे तो लगभग क्वेश्चन आपके न्यायपालिका से हो जाएंगे। देखिए अनुच्छेद 135 में कोई प्रावधान विशेष नहीं है। 135 कहता क्या है
135 कहता क्या है कि 133 और 34 में जो भी अधिकार दिए गए हैं उसके द्वारा कुछ और विशेष अधिकार न्यायालय को प्राप्त हैं, उसी की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो इतना डीप में न तो 135 अभी तक एग्जाम में आया है, न तो आप लोगों से पूछा जाए। अगर पूछा तो आप जानते रहिए कि 134 और 33 के संदर्भ में कुछ और विशेष अधिकार प्राप्त। 136 क्या है उसको आइए देखते हैं कि 136 क्या कहता है। 136 विशेष इजाजत देता है। विशेष इजाजत देता है, किस मामले में विशेष इजाजत देगा उसको देखिए। इसमें उच्चतम न्यायालय अपने विवेक से किसी मामले में अपील किए जाने का प्रावधान करती है। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है उसके खिलाफ आप जो है एक अपील दायर कर सकते हैं। अपने विवेक से किसी मामले में अपील किए जाने का प्रावधान करती है, लेकिन वो मामला जो है सैन्य बलों एवं सेना न्यायालय से संबंधित न हो। जो अपील की जाएगी वो किससे संबंधित न हो, जो सैन्य न्यायालय या जो सेना द्वारा न्यायालय में जो दंड दिया गया हो, या तो जो भी आर्मी हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक बल, उनसे संबंधित जो भी मामले होंगे उनके संबंधित न हो। यही था आपका 136, इसी के तहत विशेष इजाजत दी जाती है। अब देखते हैं 137 क्या है। देखिए, अनुच्छेद 137 है क्या। अनुच्छेद 137 देखिए, पुनर्विलोकन की शक्ति। आप जानते हैं कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन होता है, आप लोग जानते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू होता है, जुडिशियल रिव्यू आप जानते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अमेरिका से लिया गया है। देखिए, जुडिशियल रिव्यू होता क्या है आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। न्यायालय जो भी निर्णय देती है, न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय, देखिए कि न्यायालय अपने निर्णय या आदेशों में जो भी बदलाव करेगी या परिवर्तन करने का अधिकार, न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिया गया है उसको वो बदल सकती है या उस पर पुनः विचार के लिए अपने पास मंगा सकती है या फिर से उस पर सुनवाई कर सकती है। अपने ही मामले की संवैधानिक जांच करेगी, अपने ही मामले की संवैधानिक जांच करेगी, या राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी अगर कोई मामले उठेंगे उनकी संवैधानिकता की जाँच अगर की जाएगी तो न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आता है। तो 137 आपका इसी से संबंधित है कि 137 में क्या है, पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है। अगर पूछा क्वेश्चन कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है, तो क्वेश्चन बनेगा अमेरिका से। है क्या इसमें, अपने निर्णय या आदेशों में बदलाव या परिवर्तन करने का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 138, 138 क्या है उसको देखिए आप लोग। संघ सूची के विषय में संसद को उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में वृद्धि करने का अधिकार। 138 देखिए, ये क्वेश्चन आपके देखिए पीसीएस में आ चुका है कि अनुच्छेद 138 है क्या। अनुच्छेद 138 है क्या, वन लाइनर कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, पीडीएफ को द्वारा ही सारी चीज़ें बताई जाएंगी। यहाँ पे पुनः एक लंबा चौड़ा मैटर तैयार करने का कोई मतलब है नहीं, आप इसको जो है क्रमवार देखते रहिए, सारे क्वेश्चन आपके लगभग हो जाएंगे यहाँ से। संघ सूची के विषय में संसद को उच्चतम न्यायालय में अधिकार, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि करने का अधिकार। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि करने का अधिकार किसे, तो संसद को आप बताएंगे, संसद को। ठीक, चाहे क्वेश्चन उधर से बनाए और चाहे क्वेश्चन इधर से बनाए, आप करके कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए देखिए आर्टिकल 139 क्या कहता है, अनुच्छेद 139 क्या है। देखिए 139 देखिए क्या है कि दूसरे न्यायालयों में लंबित मामलों को न्यायालय देखिए करेगी क्या। आप जानते हैं टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो जो भी चीज़ें की जाएंगी वो इन्हीं के संदर्भ में बातें की जाएंगी कि दूसरे न्यायालय में लंबित मामलों को अपने पास मंगाने तथा अंतरण की शक्ति। जैसे मान लीजिए इनके जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो और चाहे जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, इनमें जो मामले चल रहे हैं उनको अपने पास मंगाने के लिए तथा अंतरण, अंतरण का मतलब यहाँ ट्रांसफर से है, अंतरण का मतलब यहाँ ट्रांसफर से है, या तो मंगा सकते हैं या तो उनके पास भेज सकते हैं। कैसे मामले, जो भी लंबित मामले हैं अब अपने अधीनस्थ न्यायालय की तरह वो तो भेज सकते हैं या तो अपने पास उसको मंगा सकते हैं। देखिए और क्या कहता है 139, रिट जारी करने की शक्ति। रिट आप लोग जानते हैं, अभी आप लोग रिट के बारे में चर्चा 32 में आप पढ़ेंगे, बहुत बृहद चर्चा, क्योंकि आर्टिकल 32 में रिट के बारे में ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं। कि देखिए अनुच्छेद 32 के, अगर मूल अधिकारों के संदर्भ में मामले लंबित हैं, अगर मूल अधिकारों के संदर्भ में है मामले, तो आपको रिट जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है, 32 देता है, जो मैंने बताया अभी आपको। और 139 के तहत अगर सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करेगा, रिट जारी करेगा तो कैसे करेगा, संसद विधि द्वारा। 139 में करेगा तो संसद विधि द्वारा करेगा, अनुच्छेद 32 के तहत करेगा तो मूल अधिकारों के संदर्भ में करेगा। उसके बाद देखिए 5 प्रकार की रिट होती है, यहाँ दर्शाना थोड़ा जरूरी था।
आप देख लीजिए 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा परमादेश। इसका ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसके कभी कभी इनके इंग्लिश वर्जन से भी क्वेश्चन बने हुए हैं कि इनका इंग्लिश में नाम क्या है। इंग्लिश में आप नाम जो है इसको रट लीजिए जो भी है, ठीक है। कि पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण है हैबियस कॉर्पस, दूसरा परमादेश मैंडमस, तीसरा जो है प्रतिषेध है प्रोहिबिशन, चौथा है उत्प्रेषण सर्टियोरेरी, और पांचवा है अधिकार प्रतिष्ठा मतलब कुओ वारंटो। ये पांचवा आपका कुओ वारंटो। यही 5 प्रकार के रिट के हैं और ये पांचों रिट हैं क्या, ये अनुच्छेद 32 में जब मूल अधिकार का चैप्टर आएगा तो वहाँ मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बता दूंगा। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट अनुच्छेद कहता क्या है। अनुच्छेद 140। अनुच्छेद 140 में क्या है उसको देखिए। उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियाँ, एक लाइन अनुच्छेद 40 खोले देखिए। संविधान में जैसा कि आप जानते हैं 395 अनुच्छेद है। ऐसा नहीं कि सारे अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। कुछ अनुच्छेद देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में आप चर्चा ध्यान से पढ़ते रहिए। जैसे 140 कुछ नहीं है, 140 बस लिखा है एक लाइन, जैसे लिखा है वैसे उसको रट लीजिए। इसके बाद इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में कुछ दिया ही नहीं जा रहा है तो फिर पूछेगा क्या। 140 आप डायरेक्ट रख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की जो अनुसांगिक शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 140 में दर्शाई गई हैं। लेकिन नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 141। उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा वो सभी न्यायालयों के लिए मान्यकर होगा, कोई इसकी अवमानना नहीं कर सकता। कोई इसकी अवमानना, देखिए सुप्रीम कोर्ट मतलब सबसे अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ही है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय। न्यायालय के मामले के खिलाफ कहीं अपील नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय को ही अंतिम अपीलीय न्यायालय कहा जाता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा उस निर्णय के खिलाफ उसके निर्णयों को मानने के लिए जितने भी न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय सब मानने के लिए बाध्य हैं। कोई इसकी अवमानना नहीं कर सकता। यही आपका है अनुच्छेद 141। अब देखिए इसके तहत अनुच्छेद 140 में और क्या क्या, एक से देखिए पूर्ण निर्णय का सिद्धांत। एक क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से निकल कर सामने आएगा कि पूर्ण निर्णय का सिद्धांत जो है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट है, ये किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है। तो आप बता सकते हैं 141 में डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट का सिद्धांत लिया गया है, मतलब पूर्ण निर्णय के सिद्धांत पर आधारित। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका निकल कर आया। अब देखते हैं अनुच्छेद 142 क्या है। अनुच्छेद 142 देखिए, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है को किसी व्यक्ति को हाजिर करा सकता है, दस्तावेज पेश करा सकता है, या अपने अवमानना के लिए जो कंटेम्प्ट होता है उसके लिए दंड देने का आदेश या दंड देने का प्रावधान कर सकता है। यह किसकी शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 142 में दर्शाई गई है। देखिए इसके संदर्भ में एक वाद आया था। वाद क्या आया आप लोग उसके ध्यान से सुनिए। एक रूपा अशोक हर्रा वर्सेस अशोक हर्रा का वाद सन 2002 में आया। वाद था क्या, इस वाद में सुधारात्मक याचिका दाखिल करने का आदेश दिया गया। देखिए ये मैटर 2002 में आया और इसमें हुआ क्या कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। निर्णय सुनाने के बाद इन लोगों ने फिर से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी गई। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या, अपना जुडिशियल रिव्यू इस्तेमाल किया। अपना जो है जुडिशियल रिव्यू इस्तेमाल किए 137 के तहत जो दिया गया है, अभी आप देख रहे हैं। जब 137 के साथ फिर उन्होंने फैसला सुनाया सर्वोच्च न्यायालय ने, तो फिर ये लोगों ने फैसला मानने से इनकार किया और अनुच्छेद 32 के तहत ये लोग मूल अधिकारों का उल्लंघन, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसके तहत फिर ये लोग न्यायालय में याचिका दायर की। तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में थोड़ी बहुत बदलाव किया। उसी के मामले में दिया गया है सुधारात्मक याचिका दाखिल करने का आदेश दिया गया। वाद देखते रहिए आप लोग, यही इंपॉर्टेंट है कि रूपा अशोक हर्रा वर्सेस अशोक हर्रा वाद 2002। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला आर्टिकल है आपका 143। 143 क्या है, परामर्शदात्री क्षेत्र का अधिकार के बारे में है। पहला क्वेश्चन यहीं से निकल कर आएगा। देखिए कि परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार किस देश से लिया गया है, तो आप बता सकते हैं कि कनाडा से लिया गया है। अब है क्या है उसको देखिए कि राष्ट्रपति विधि से संबंधित किसी मामले, विधि से संबंधित मामले होंगे या सार्वजनिक हित के मामलों में उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। किस मामलों में, 2 मामले यहाँ दर्शाए गए हैं। देखिए जो विधि से संबंधित हो या सार्वजनिक महत्व के जो भी मामले होंगे, राष्ट्रपति उनसे न्यायालय से परामर्श ले सकता है। लेकिन इसके संदर्भ में देखिए एक बात और देखिए, उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है तो राष्ट्रपति न्यायालय के परामर्श को, लेकिन देखिए राष्ट्रपति परामर्श के न्यायालय को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
जिस प्रकार से राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं, उसी प्रकार से न्यायालय भी परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि अनुच्छेद 143 के तहत अगर राष्ट्रपति न्यायालय से परामर्श मांगता है तो न्यायालय को क्या अधिकार है, तो न्यायालय के अधिकार है कि अगर राष्ट्रपति न्यायालय के अधिकार परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसी प्रकार न्यायालय भी परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय से राम जन्मभूमि विवाद मामले में मैटर मांगा गया था परामर्श, तो उन्होंने न्यायालय ने परामर्श देने से इनकार कर दिया। देखिए अनुच्छेद 144 क्या है। अनुच्छेद 144 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र के सभी सिविल जितने भी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी होंगे, जितने भी सिविल और न्यायिक अथॉरिटीज होंगे, उच्चतम न्यायालय के कार्य में उनकी सहायता करेंगे। 144 क्या है, देखिए 144 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे, किसमें, कार्य करने में। देखिए अनुच्छेद 145 क्या है। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति की स्वीकृति से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने की शक्ति। देखिए अगर दिया कि उच्चतम न्यायालय के नियम और प्रक्रिया में के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसके पास, अगर दे दिया उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति की स्वीकृति से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया में के संबंध में नियम बनाने की शक्ति। देखिए यहाँ न्यायालय ही अपने लिए नियम बनाएगी, यहाँ संसद का जिक्र नहीं किया गया है। अगर संसद का जिक्र किया जाता तो चीज़ यहाँ गलत हो जाती। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि न्यायालय अपने नियम और प्रक्रिया बदलाव संबंधी प्रावधान उच्चतम न्यायालय खुद ही बनाएगी राष्ट्रपति की स्वीकृति से। नेक्स्ट देखिए क्या है अनुच्छेद, अगले आर्टिकल की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्या है अनुच्छेद 146। अनुच्छेद 146 है क्या, सर्वोच्च न्यायालय में अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति का प्रावधान। देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय के लिए काम करेंगे, जो अधिकारी होंगे, जो सेवक होंगे, कर्मचारी होंगे, उनकी नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। अगर वो न्यायालय के लिए काम करेगा तो उसके लिए वेतन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। तो वेतन देगा कौन, वेतन देखिए कहाँ से दिया जाएगा, इनका भी वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, मतलब भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, जो कि अभी आपने जाना कि संचित निधि का वर्णन किससे है, अनुच्छेद 266 में है। देखिए जब आप संसदीय समितियां पढ़ेंगे तो भारत की संचित निधि, राज्य संचित निधि या आकस्मिक निधि क्या है, कैसे इनसे पैसा निकाला जाता है, वहाँ इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। देखिए अनुच्छेद, अगला आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद 147 अंतिम अनुच्छेद है यह भारतीय संविधान और अन्य कानूनों की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्रदान करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्या कह रहा है अनुच्छेद 147 कि भारतीय संविधान और अन्य कानूनों की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, संविधान की व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय को संरक्षक के रूप में स्थापित किया। देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा, आप उसको देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा, आप उसको देखिए। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे, व्याख्या करने का अधिकार किसे। देखिए इस क्वेश्चन बनेगा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे, या तो बनेगा संविधान का संरक्षक कौन, संविधान का संरक्षक कौन। संविधान की व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय को संरक्षक के रूप में स्थापित किया गया है अनुच्छेद 147 में। इसका मतलब क्या है, 2 लाइन को जोड़कर ही यही एक लाइन बनाई गई है, इसको आप समझिए कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे, तो आप बता देंगे कि सर्वोच्च न्यायालय को। और संविधान का संरक्षक कौन, तब भी आप बता सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को। तो थैंक यू दोस्तों। देखिए आज की वीडियो हम लोगों की यहीं तक ही है। देखिए अभी आज हम लोगों ने न्यायपालिका के संदर्भ में 124 से लेकर 147 तक आर्टिकल देखा, और इसमें जो भी चीज़ें हैं आप उसको बिंदुवार दी गई हैं। एक PDF जो है प्रश्न के ही प्रारूप में है ये कोई किताब छपवाने की बात नहीं कि आप उतना मोटा किताब छपवा दें, उसको पढ़ते रहिए। जितनी भी लाइन दी गई हैं सब एक एक क्वेश्चन के रूप में, आप उसको जो है ध्यान से पढ़िएगा और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आपके आएंगे। तो आज की वीडियो में हमने न्यायपालिका के अंदर सर्वोच्च न्यायालय को देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी
चीज़ें हैं आप लेके एक से अच्छी वीडियो लेते रहेंगे। अगर दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जैसा कि हमारा परिवार एजुकेशन परिवार है, आप लोग जानते ही हैं। थैंक यू दोस्तों।